जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन प्रशासन। इसके पहले हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसकी स्थापना के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे मौर्य वंश में जो इसके शिलालेख हैं और साथ में इसकी न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सेम धारणाएं यहाँ पर देखी जाती थी। चंद्रगुप्त जो था वो हमेशा कहता था कि राजा के जो प्रजा है, प्रजा के सुखी में ही राजा सुखी है, प्रजा के दुखी में ही राजा दुखी है। एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो है भावना थी, ठीक है। यह केंद्रीकृत स्वरूप लेने के बावजूद भी निरंकुश तानाशाही नहीं था। मतलब जो डिक्टेटरशिप होता है, जैसे सबका साथ सबका विकास, मोदी जी बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है, चाहे हमारे स्टेट के जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, प्रजा जो होती है क्या होती है, इनकी संतान होती है, ठीक है। तो जो भी योजनाएं चलती हैं, कल्याणकारी जो योजनाएं चलती हैं, वो सबके हित में देखकर चलाई जाती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, कुछ लोगों को अनाज मिलता है, ठीक है, उज्ज्वला योजना के थ्रू लोगों को गैस मिला, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्थाएं चलती हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, ठीक है। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों की जानकारी दी। जो 7 अंग हैं, ठीक है, जैसे राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद, जिला, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ठीक है। ये सप्तांग सिद्धांत है, जैसे हमारे आँख, कान, नाक, मुंह, ये है ना, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासन। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है, जिनके लिए अधिकतर स्थानों पर महापात्र शब्द मिलता है। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की चर्चा भी मिलती है, ठीक है। इसको हम बारी बारी से देखेंगे। तीर्थ विभाग के अधिकारी, ठीक है, और इनसे जो संबंधित विभाग थे उसको देखते हैं। मंत्री और पुरोहित, ये जो दो थे, ये चाणक्य के पास थे, ठीक है। प्रधानमंत्री भी यही थे। सेनापति जो होता था, ये युद्ध विभाग का मंत्री था, ठीक है। युवराज जो था राजा का उत्तराधिकारी था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था, ठीक है। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का जो है न्यायाधीश था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष था, ठीक है। कर्मंत्रिक, ये उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था, ठीक है। दंडपाल पुलिस अधिकारी था, ठीक है। व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश था। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल था, ठीक है। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग के रक्षकों का अध्यक्ष था, ठीक है। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। द्वारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला था, ठीक है। आंतवर्षिक अंतपुर का अध्यक्ष था, ठीक है। मंत्री परिषद अध्यक्ष जो था वो परिषद का अध्यक्ष था, ठीक है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो प्रशासनिक प्रणाली है, चाहे वो मौर्य की हो या गुप्त काल की हो, चाहे वो मुगल वंश की हो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी में, चाहे वो किसी भी स्टेट के पीसीएस में, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन थे।
पन्याध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष था ये। पोतवाध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष था, ठीक है। सुनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष था, ठीक है। लोहा अध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष था, जो मोहरें बनाई जाती थी, ठीक है। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था ये, ठीक है। नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष था। विविताध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष था, ठीक है। अष्टपटलाध्यक्ष ये महालेखाकार था, जैसे आज के समय में कैग है, ठीक है। पतनाध्यक्ष, ठीक है, बंदरगाहों का अध्यक्ष था, ठीक है। शुल्काध्यक्ष चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है। देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष था, ठीक है। मौर्यकालीन प्रांतों की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य की 4 प्रांतों में विभाजित किया था, ठीक है। जैसे उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, ठीक है। अवंती जैसे उज्जैनी, ठीक है। प्राची मध्य प्रदेश जो मध्य देश था, जैसे पाटलिपुत्र, ठीक है। 5वां प्रांत कलिंग था, ठीक है सॉरी, जिसकी राजधानी तोसली थी। यह अशोक के समय बना था, ठीक है। प्रांतों को इस काल में चक्र कहा जाता था, ठीक। प्रांतों को इस काल में चक्र कहा जाता था, जो मंडलों में विभाजित थे। प्रांतों का शासन राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर उनके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड कैसा था ये, कि केंद्र से लेकर मंडल तक और उसके नीचे ग्रामीण तक कैसा था, ठीक है। केंद्र इसका जो प्रमुख होता था वो राजा होता था, ठीक है। प्रांत ये प्रमुख अधिकारी होता था, जो कुमार जो है प्रांत का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है। मंडल का जो प्रमुख अधिकारी होता था, मंडल का प्रमुख अधिकारी प्रतिष्ठा होता था, ठीक है। आहार या विषय जिसे जिला भी बोला जाता था, इसका जो प्रमुख था वो विषयपति था, ठीक है। स्थानीय जो है 800 ग्रामों का समूह था। द्रोणामुख ये 400 ग्रामों का समूह था, ठीक है। खारवर्टिक ये 200 ग्रामों का जो है समूह था। संग्रहण ये 10 ग्रामों का समूह था, ठीक है। 9वां है ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी ना, वो ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी होता था, ठीक है, जिसे ग्राम की भूमि प्रबंध एवं सिंचाई के लिए साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था, ठीक है। जैसे हमारे पंचायती राज में व्यवस्था है ना, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का गठन हुआ, तो इसमें 28 विषय हैं। 28 विषय में लघु कुटीर उद्योग, महिला के लिए विकास की बात की गई है उसमें, और सिंचाई की बात की गई है, ठीक है। छोटे मोटे अस्पताल, लाइब्रेरी की बात कही गई। लेकिन जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है। 21 साल एज होती है चुनाव लड़ने की, ठीक है, लेकिन वो मनरेगा का पैसा खा जाएंगे, क्या पता जो पुअर फंड का पैसा आया है उसको खा जाएंगे, ठीक है। नैतिकता तो है नहीं। और जो ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, जो चुनाव की व्यवस्था की गई थी राजस्थान से, नागौर जिला से, खैर जब टॉपिक आएगा तो बताएंगे पॉलिटी में। छोटे स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे लोकतंत्र का जो है निर्माण करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट देखते हैं न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में मौर्य सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था, ठीक है। ग्राम सभा सबसे छोटी न्यायालय थी, जहां ग्रामीणी अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणामुख, स्थानीय तथा जनपद के न्यायालय थे। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों की चर्चा की गई है। पहला है धर्म अस्थि दीवानी न्यायालय, ठीक है। दूसरा है कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय, ठीक है। फौजदारी जो न्यायालय होता है जहाँ मारपीट देखी जाती है, ठीक है। दीवानी जो न्यायालय होता है यहाँ पे राजस्व का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर के विभाग को महामात्य
कहा जाता था। ठीक है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया जाता है। ठीक है। गुप्तचर दो प्रकार के होते थे। पहला संस्था, जो संगठित होकर कार्य करते थे, मतलब संगठित होकर जो कार्य करते थे, ठीक है, एक साथ। दूसरा है संचार, जो घूम घूम कर कार्य करते थे। ठीक है। मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज की जानकारी अर्थशास्त्र इंडिका जो मेगास्थनीज की थी, ठीक है, अशोक के अभिलेख तथा रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेखों से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया था, जैसे दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक निरीक्षक तथा सभासद। सबसे अधिक संख्या किसानों की थी। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। त्रिपिटक में 4 तथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। दासों को कृषि कार्य अधिक करना पड़ता था। ठीक है। सॉरी। स्त्रियों की स्थिति की बात की जाए, मौर्य काल में स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। ठीक है। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था। स्त्री तथा पुरुष दोनों को मोक्ष या तलाक लेने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, उस समय में भी। ठीक है। विधवा विवाह का प्रचलन था। कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से भी जीवन यापन करती थी, जिन्हें छंदवासिनी कहा जाता है। ठीक है। समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी। उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। ठीक है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था। ठीक है। स्त्रियां अंगरक्षक का भी कार्य करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य की अंगरक्षिका स्त्रियां रहती थी। ठीक है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें, मौर्यकाल की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता या वृत्ति का साधन कहा जाता था। ठीक है। वार्ता वार्ता के अंतर्गत कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य सम्मिलित था। ठीक है। कृषि मौर्यकाल का मुख्यतः कृषि प्रधान देश था। ये भारत तो शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। ठीक है। चूँकि गंगा यमुना का दोआब और उधर सिंधु नदी, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी। ठीक है। अन्न ज़्यादा उपजाते थे लोग। ठीक है। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। राज्य की भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कुष्ठ, जुती हुई, आकृष्ट, बिना जुती हुई, स्थल, ऊंची भूमि आदि अनेक भूमि का उल्लेख मिलता है। आद्यो मात्रिक भूमि वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। ठीक है। प्रमुख करों की बात करें, जो कर लगाए जाते थे, राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह मुख्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। ठीक है। भूमि कर 2 प्रकार का होता था। पहला सेतु कर, दूसरा जो है वन कर। ठीक है। अब कर को देखते हैं, इससे जो संबंधित विषय थे। ठीक है। सीता जो है ये राजकीय भूमि से होने वाली आय का स्रोत था। कर ये लगाया जाता था। ठीक है। भाग जो होता था ये उपज का हिस्सा होता था। ठीक है। प्रवेश जो होता था ये आयात कर था, जो 20% लगता था। ठीक है। निष्क्राय जो था ये नियति कर था। ठीक है। प्रव्यय जो था ये आपातकालीन कर था जो लिया जाता था। ठीक है। बलि जो था एक प्रकार का राजस्व कर था। हिरण्य जो था ये अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। ठीक है। सेतु बंद जो करता राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करने के लिए जो है लिया जाता था। ठीक है। जैसे आज के समय में नहरें वगैरह हैं। ठीक है। विष्टि जो है कर था ये निःशुल्क श्रम एवं बेगार के लिए लिया जाता था। ठीक है। लोगों को देने के लिए, जैसे बेरोजगारी भत्ता। ठीक है।
चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था, ठीक है। उपवास काश्तकार को कहा जाता था। नेक्स्ट है उद्योग। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत काटना या बुनना था। उद्योग धंधे की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था, ठीक है। मुख्य व्यापारिक संगठन जो थे, श्रेणी शिल्पियों का संगठन था, निगम व्यापारियों का संगठन था, संघ देनदारों महाजनों का संगठन था, ठीक है। सार्थ व कारवा व्यापारियों का प्रमुख, जो व्यापारी अनाज से संबंधित अनाज वगैरह खरीदते थे, ठीक है, इनका संगठन था। मौर्यकालीन मुद्राओं की बात करें, मौर्यों की राजकीय मुद्रा पड़ थी। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था, ठीक है। राज्य के शीर्ष स्थल जो अस्त थे, अधिकारियों को 48,000 पड़ तथा सबसे कम 60 पड़ वेतन मिलता था। पड़ 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। उस सिक्के पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत जो मुद्राएं होती थी, मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं प्रचलित थी उस टाइम। आहत मतलब जो है ठप्पा मारकर बनाया जाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ मुद्रा के नाम देखते हैं और किस धातु से बने थे। कापार्षण, पड़ और धारण, ये चांदी का होता था, ठीक है। सुवर्ण एवं निष्क, निष्क जो होता था ये सोने का होता था, ठीक है। माशक एवं काकड़ी, ये तांबे का बनता था, ठीक है। वाणिज्य एवं व्यापार, मौर्य काल में व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से होता था। जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था, ठीक है। भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। पश्चिमी भारत में भृगुकच्छ बंदरगाह तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिपि प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। आंतरिक व्यापार के जो प्रमुख केंद्र थे, जैसे तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी तथा तोशली आदि। मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा की है, जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था, ठीक है। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। भारत से मिस्र को हाथीदांत, कछुए, सीपियाँ, मोती, रंगनील आदि लकड़ी का निर्यात होता था, ठीक है। प्रमुख व्यापारिक मार्ग की बात करें, प्रथम मार्ग जो उत्तरापत्ता उत्तर पश्चिम पुरुषपुर से पाटलिपुत्र तथा ताम्रलिपि तक जाने वाला राजमार्ग सबसे महत्वपूर्ण जो मार्ग था, ठीक है। दूसरा मार्ग तो जो था वो पश्चिम से पाटली से पूर्व से में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग से मिलता था, ठीक है। जो तीसरा मार्ग था ये दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक मिलता था, ठीक है। जो चौथा मार्ग था यह मार्ग भृगुकच्छ से मथुरा तक जाता था, ठीक है, जिसके मार्ग में उज्जैनी पड़ता था। मौर्यकालीन धर्म की बात करें, मौर्य काल में वैदिक धर्म, बौद्ध, जैन तथा आजीवक धर्म प्रमुख था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक तथा अशोक प्रारंभ में शैव तथा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस समय किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। जनसाधारण में नाग पूजा का प्रचलन था, ठीक है, नाग पंचमी जैसे। अशोक बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जैसे कर्ण, चौपार, सुदामा तथा विश्व चौपड़ी गुफाओं के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसी तरह अशोक के पौत्र ने दशरथ ने भी गुफाएं आजीवक के लिए बनवाई। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जाकर जैन प्रथा संलेखना के अनुसार प्राण त्याग दिए, ठीक है।
मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसस एवं हेराक्लिस की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः शिव एवं विष्णु से की जाती है। ठीक है, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था को देखते हैं। सेना के लिए पृथक विभाग था, अलग अलग, ठीक है, जो 6 समितियों में विभक्त था। मेगास्थनीज के अनुसार प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। पैदल सेना अलग थी, अश्व सेना अलग थी, हाथी सेना अलग थी, रथ सेना अलग थी तथा नौसेना अलग थी। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाले अधिकारी अंतपाल कहलाता था। इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही सेना, ठीक है, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित जो है विराट सेना थी। जब इतना बड़ा जब साम्राज्य था, इतनी बड़ी सेना थी, तो भाई रथ तो डालेंगे ही। इसीलिए नंदवंश तक जो है ब्यास नदी तक ही विस्तार हुआ था। लेकिन चंद्रगुप्त के समय में एक बड़ा भूभाग जो है मगध साम्राज्य में मिल गया था। ठीक है, जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता था। ठीक है, कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पुश्तैनी सेना, दूसरा है भाटक सेना, तीसरा है नगर पालिका सेना। नगर शासन सॉरी मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समितियों में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, प्रथम समिति ये उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति ये विदेशों की देखरेख करती थी, जो विदेशी आते थे। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करती थी। ठीक है, देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। चतुर्थ जो समिति थी व्यापार और वाणिज्य की देखरेख करती थी। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। ठीक है, छठी समिति बिक्री कर वसूल करना। ठीक है, इतनी व्यवस्थाएं थी उस टाइम में। रक्षण नगर में अनुशासन रखने तथा अपराधी मनोवृत्ति के दमन करने हेतु पुलिस व्यवस्था भी इन्हें रक्षण कहा जाता था। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में वर्णित अधिकारी कौन कौन से थे? राजुक, ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए इनकी नियुक्ति होती थी। किसकी? राजुक की। इनके पास कर संग्रह के साथ साथ न्यायिक शक्तियाँ भी थी। दूसरे हैं प्रादेशिक, जो जिलाधिकारी होते थे। ठीक है, सॉरी। तीसरे हैं महापात्र, उच्च अधिकारी या नगर का जो होता था। ठीक है, प्रतिवेदक, सम्राट को सूचना देने वाला अधिकारी जो होता था वो प्रतिवेदक कहलाता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण लोग बोलते थे जो बृहद्रथ था वो अयोग्य था बिल्कुल। ठीक है, निर्बल था, अदूरदर्शी था, कुछ ऐसे उत्तराधिकारी पैदा हो गए। ठीक है, प्रशासन का अधिक जो केंद्रीकरण हो गया, तो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी सत्ता हर जगह। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, धीरे धीरे अभाव कम होने लगा अशोक के मरने के बाद। आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं फैल गईं। प्रांतीय शासकों के जो अत्याचार वो बढ़ गए। करों की अधिकता, कर ज़्यादा लेने लग गए। ठीक है, ब्राह्मण विरोधी नीतियों के कारण, ये बोले थे हरिप्रसाद शास्त्री जी। ठीक है, इनके अनुसार हेमचंद राय चौधरी के अनुसार सम्राट अशोक की अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीतियाँ, जब वो कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़ के अहिंसक बन गया, इस वजह से। ठीक है, डी कौशाम्बी के अनुसार आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था का होना कि धीरे इसलिए मौर्य साम्राज्य इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि इसके पास राजस्व नहीं बचा, तो सेना अपनी बड़ी नहीं रख पाया। ठीक है, तो सबके अपने अलग अलग मत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक ईरानी शासक द्वारा दारा प्रथम से प्रभावित होकर इन अभिलेखों स्तंभों का निर्माण करवाया। इन अभिलेखों में अशोक ने राज्यादेश के रूप में जारी किए। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ने में सफलता पाई, जबकि अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज 1750 ईस्वी में स्टीफेन थेलर
महोदय ने की। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के अभिलेख जो था उसको खोजा। अभिलेख जो होता था ना, अभिलेख पे लेख लिखे जाते थे और इस लेख से पता चलता था राजा के नीतियों के बारे में, उसके कार्य के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा प्राकृत है। जो प्राकृत भाषा है वो है जो 4 लिपियों ब्राह्मी, खरोष्टी, ठीक है, अरमाइक और ग्रीक भाषाओं में पाए जाते हैं। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। D.R. भंडाकर जैसे इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। ठीक है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण। शिलालेख, इसमें देखेंगे शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, तो देखते हैं बारी बारी से। शिलालेख, अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या है। ठीक है, अर्थात 4 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 स्थानों से प्राप्त होता है। इन्हें दीर्घ शिलालेख या चतुर्थ शिलालेख भी कहते हैं। धौली उड़ीसा के पुरी ज़िले में है। ठीक है। जौगढ़, ये उड़ीसा के गंजाम ज़िले में है। ठीक है, इसे कलिंग अभिलेख भी कहते हैं। नेक्स्ट है गिरनार, यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत पर स्थित है। इसे जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कालसी, यूपी के देहरादून ज़िले में है। अब ये उत्तराखंड हो गया है। ठीक है, पहले उत्तरांचल था, यूपी का भाग था, 2002 में अलग हो गया। ठीक है। शुपारा महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में है। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुंडू ज़िले में है। ठीक है। मानसेहरा पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले में, यह खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। ठीक है। 8वां है शाहबाजगढ़ी, पाकिस्तान के पेशेवर ज़िले में स्थित है। यह भी खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है। लघु शिलालेख की बात करें तो अब तक 18 लघु शिलालेख मिले हैं। ठीक है। पहला है बैराट या भाब्रू लघु शिलालेख, राजस्थान के जयपुर ज़िले में स्थित है। इसी अभिलेख में अशोक ने बुद्ध संघ व धम्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है और स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है रूपनाथ, एमपी के जबलपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है। तीसरा है गुर्जरा, एमपी के दतिया ज़िले में है। ठीक है। चौथा है बुधनी या पान गुड़ारिया, ये एमपी के सीहोर ज़िले में स्थित है। ठीक है। 5वां है सासाराम, बिहार। छठा है अहरौरा, यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में है। 7वां, 8वां और 9वां ब्रह्मागिरी, गोबीमठ, जंटीगा रामेश्वर। ठीक है, ये कर्नाटक में है। 10वां है सिद्धूपुर। 11वां है पालकी। ठीक है। 12वां है सारोमारू। ठीक है। 13वां है नेतुर मैसूर। ठीक है। 14वां है उड़गोलन, कर्नाटक में है। 15वां है राजूलम रगिरी। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है। 16वां है मास्की, ये कर्नाटक में है। 17वां है स्वर्णगिरी, ये आंध्र प्रदेश में है। 18वां है एरागुड़ी। ठीक है। तीसरा है स्तंभलेख, अशोक के बहुत से स्तंभ लेख मिले हैं। इनका निर्माण चुनार एवं मथुरा की पहाड़ी से लाए गए लाल बलुआ पत्थर, उसके रंग के पत्थरों से किया गया है। ठीक है। इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभलेख, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें अशोक की रानी करवाकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। इसे संघभेद अभिलेख भी कहा जाता है। यह पहले कौशाम्बी में था, जिसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया। समुद्रगुप्त तथा जहांगीर के भी अभिलेख यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली और टोपरा का स्तंभलेख। यह प्रारंभ में हरियाणा के अंबाला ज़िले में गड़ा हुआ था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया। इसे सप्तम अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। दिल्ली या मेरठ स्तंभलेख, यह पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया। ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, यह बिहार के चंपारण में है। ठीक है। लौरिया अर्धराज, यह भी चंपारण में है। ठीक है। रामपुरवा, यह बिहार के बेतिया ज़िले में है। चौथा है लघु स्तंभलेख, अशोक की राजकीय घोषणाओं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभलेख कहा जाता है। ठीक है। ये निम्न स्थानों पर मिलते हैं, जैसे
पहला है सांची एमपी के रायसेन ज़िले में, दूसरा है सारनाथ यूपी के वाराणसी ज़िले में, तीसरा है कौशाम्बी यूपी के इलाहाबाद के निकट, ठीक है। चौथा है निगली सागर या निगलीवा अभिलेख, यह नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। पाँचवा है रोमनदेही, यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। इसमें अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा किए जाने का उल्लेख है। फेनसांग के अनुसार इस स्तंभ के शीर्ष पर एक घोड़े की मूर्ति थी। इसमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जो है जानकारी मिलती है, ठीक है। गुहालेख की बात करें, बराबर गुहालेख बिहार के गया ज़िले में बराबर की पहाड़ी पर अशोक ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान देने के लिए 4 गुहाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। द्विभाषिक लेख तक्षशिला एवं लद्दान काबुल से प्राप्त अरमेइक लिपि में लिखे गए हैं, जबकि कंधार से प्राप्त अभिलेख सर ए पूना से मिलता है, ठीक है, जो 2 भाषाओं अरमेइक तथा ग्रीक दोनों में मिलते हैं, ठीक है। अशोक के कुछ वर्णित जो शिलालेख है जो उनके विषय वस्तु के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। प्रथम शिलालेख, इसमें पशु बलि का निषेध है, ठीक है। पशु को नहीं मार सकते आप। सभी मनुष्यों मेरी संतान की तरह है, ठीक है, जैसे लोक कल्याणकारी राज की भावना इसमें दिख रही है। समाज उत्सव का निषेध किया गया है, बेफजूली की खर्ची जैसे लोग करते हैं, ठीक है। बर्थडे पार्टी चले गए मनाने के लिए, कहीं उत्सव हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, तो अगर 100 लोग का व्यवस्था है तो क्या पता 200 लोग का बनवा दिए खाना फेंका जा रहा है। तो जो धूमधाम से मनाए जाते थे ना, वहाँ पे रोक थी, ठीक है, निषेध किया गया है। दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य के लिए बनाया गया है, ठीक है। चोल, पांड, क्षत्रियपुत्र एवं केरल पुत्र जो चेर हैं उनकी चर्चा की गई है। तीसरा शिलालेख महापात्रों अर्थात पदाधिकारियों के प्रति 5 वर्ष दौरे का आदेश है इसमें, ठीक है। रजकों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। चौथा शिलालेख धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष किया गया है, ठीक है। पाँचवां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख 5वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। छठे शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें शिलालेख में जो है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है, ठीक है। 8वें शिलालेख में जो है सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। बोध गया के भ्रमण का उल्लेख मिलता है। 9वें शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की गई है, ठीक है। 10वां शिलालेख जो है इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे, ठीक है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्यवस्था की गई है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। जो 13वें शिलालेख है ना, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन है, ठीक है। अपराध करने वाली आठविक जातियाँ को उल्लेख किया गया है, ठीक है। 14वां जो शिलालेख था, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है इसको, ठीक है। दोस्तों इसको आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगर क्लास आप लोग को पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।